हेलो फ्रेंड्स, इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर साइंस घटना चक्र सीरीज एंड इसको कंटिन्यू करते हुए हम फिजिक्स के दो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट एंड कंडक्टिविटी को। और बाकी वीडियोस आपको पता है, प्रीवियसली लेक्चर्स को आप प्लेलिस्ट से फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे इंडियन इकोनॉमी और वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पे। टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आपको नोट्स पीडीएफ का एक्सेस मिल सकता है, और यहीं पे मैंने अभी रिसेंट में अपना इंस्टाग्राम लिंक कर दिया है। और वो किस लिए इंस्टाग्राम का लिंक है, यहाँ पे आपको जो भी न्यूज़पेपर है, मैं डेली न्यूज़पेपर के एनालिसिस डालने लगा हूँ इन द रील्स फॉर्मेट, तो यू कैन फॉलो इट फ्रॉम दी चैनल पे जाके इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करके डेली न्यूज़पेपर के रील्स देखनी है, एनालिसिस हमारे प्रीलिम्स ओरिएंटेड फैक्ट एंड फिगर्स, तो आप इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले आइए डायरेक्ट डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर है, अब इसमें ये कॉन्सेप्ट वाला है, तो शुरू में देखते हैं कि मैं पढ़ाता हूँ आपको पहले चैप्टर के बारे में। यहाँ क्वेश्चंस के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये सब इटसेल्फ ये क्या है, वार्ड्स टॉपिक्स है जिनको समझाने के लिए 10-10 15-15 मिनट चाहिए, और ये एक लेक्चर बनाना पड़ेगा इसका पूरा। तो हम ये रिवीजन सेशंस में आने वाले करेंगे, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि आपको रिवीजन वीडियो मिलेंगी। जैसे ट्रांसफार्मर समझाना है, इलेक्ट्रिक जनरेटर समझाना है, या मोटर समझाना है, तो इनके कोर प्रिंसिपल क्या होगा, ये सब हम क्वेश्चन से कवर कर लेंगे। और बिल्कुल थोड़ा जिसको डीप डाउन पढ़ना है तो आप लोग कमेंट करेंगे, तो मैं थोड़ा सा इसमें जो है कि और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है करंट डेंसिटी के बारे में। अब करंट डेंसिटी को समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें समझेंगे, क्या कि पहले ये चार्ज क्या होता है। ठीक, किसी भी बॉडी पे जो है कि चार्ज का मतलब क्या है। ठीक, ये चार्ज हो गया, या हम कह लें व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज। और फिर इस दोनों को समझने के बाद हम समझेंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, जो आज का हमारा चैप्टर है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिक ये डेफिनेशन समझने के लिए देखिए, चार्ज क्या है। चार्ज एक नथिंग एल्स बट इट इज द फंडामेंटल ट्रेट ऑफ द पार्टिकल। ठीक, ये क्या है, फंडामेंटल ट्रेट ऑफ पार्टिकल इसे कहा जाता है। जब हम पढ़ते हैं क्या, एटम्स के बारे में पता है, आपके एटम्स मिलके जो है कि मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, फिर कोई मैटर बनता है। तो इन छोटे एटम में जान रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन जो है कि आउटसाइड में मूव कर रहे होते हैं। तो यही हमारे फंडामेंटल पार्टिकल ट्रेड्स को ही हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। और जो मोस्टली क्या है, ये आपका इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इट इज़ नथिंग एल्स। ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मीन्स ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैविंग ए नेगेटिव चार्ज। अब ऐसा क्यों है, इसी को क्यों जो है कि हमने चार्ज के लिए जो है कि इलेक्ट्रॉन्स को ही क्यों पढ़ रहे हैं, या इसी के बारे में क्यों बात करते हैं, कि आप जैसा जानते हैं न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है जो कि टाइटली पैक रहता है, और बाहर ऑर्बिट्स में आपके इलेक्ट्रॉन जो है फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। तो इन्हीं के डायरेक्शन ऑफ फ्लो, मींस जो ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं हैविंग द नेगेटिव चार्ज, इनके डायरेक्शन ऑफ फ्लो को क्या, इनके डायरेक्शन ऑफ फ्लो को हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसी की डायरेक्शन ऑफ फ्लो को कह देते हैं इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं। तो ये आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए। अगर डेफिनेशन दो इन सब की, तो देखिए चार्ज को हम लोग जो है कि क्या, कूलम से रिप्रेजेंट करते हैं, कोलंबस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, कोलंबस यानी सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, या चार्ज की जो है कि कोलंबस को सी लिखा जाता है, पर चार्ज की यूनिट इसको आप क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट क्या कह देंगे, जो भी नेट चार्ज आपका फ्लो हो रहा है किसी भी गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया में, मीन जो है कि आपका कोई चार्ज किसी गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो नेट चार्ज आपका फ्लो हो रहा है इन इन टाइम पीरियड टी, तो इसको हम लोग क्यू बाई टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और यही हमारा क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक करंट आई बन जाता है। और ये कूलम पर सेकंड बनता है। कूलम पर सेकंड को हम लोग क्या कह देते हैं, एम्पियर कह देते हैं। ठीक, तो ये बेसिक चीज हो गई आपकी इस चैप्टर के बारे में। ये चार्ज क्या है, ठीक, चार्ज क्या होता है, फंडामेंटल ट्रेट ऑफ पार्टिकल्स है। इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो एटम में जो है कि हमारा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। करंट क्या, जब ये ही इलेक्ट्रॉन्स आपके डायरेक्शन ऑफ फ्लो में रहेंगे, मतलब इस मैटर में जो इलेक्ट्रॉन्स का जो है कि एक यूनिट डायरेक्शनल फ्लो है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, तो इसे इलेक्ट्रिक करंट कह देंगे। इनको जो है कि डिफाइन करने के लिए मिलता है, चार्ज को सी कोलंबस से रिप्रेजेंट करते हैं या क्यू से। ठीक, चार्ज की एसआई यूनिट कोलंबस है, इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया में ये टाइम में आपका कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, उसको टी से डिवाइड कर देंगे नेट चार्ज को, तो हमारा क्या निकल जाएगा, आई, जिसे हम लोग एम्पियर या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो आई होप ये बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। इसी पे बेसिस पे आपका पहला क्वेश्चन आ जाता है, क्या कह रहे हैं, करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी की बात हो गई है, तो आइए आपको थोड़ा सा इसके बारे में जो है कि मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि व्हाट इज करंट डेंसिटी। पहले देखिए यहाँ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, और दूसरा कह रहा है क्या, एक होती है डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक, अब स्केलर क्वांटिटी होती है मैग्नीट्यूड, जिसका पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो,
जैसे आपकी स्पीड है, स्पीड ऑफ द कार, या किसी चीज़ का मास है, तो क्या है इनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब हो गया कोई भी एंटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हो, ठीक है, एज वेल एज डायरेक्शन हो, तो उसे क्या कहते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ये सब एसआई यूनिट वाले चैप्टर में पढ़ाया है मैंने, आई होप ये आपको रिकॉल हो रहा होगा। तो स्केलर जो है कि स्पीड है, पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो तो वेक्टर, जैसे वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये करंट डेंसिटी भी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे, जो कि यहाँ से देख सकते हैं बी आंसर है, कितना पर सेक्शन एरिया में ट्रैवल कर रहा है। डेंसिटी बेसिकली आप क्या पढ़ते हैं, मास बाय वॉल्यूम। ये वो डेंसिटी नहीं है, ये करंट की डेंसिटी है। करंट की डेंसिटी निकालने के लिए कितना चार्ज या कितना करंट किसी किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में फ्लो किया है, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, करंट डेंसिटी कह देंगे। तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। फिर इसके बाद आ रहा है आपका नेक्स्ट, ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका डायमेंशन पूछा है। ये एसआई यूनिट के कन्वर्जन मैंने बताया था, पर आप ये सोचिए यहाँ पे ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। इसको देखिए, सिंपल सी चीज़ है, इसको डिफाइन करने के लिए, या इसको बोल देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी को जो है कि आप एप्सिलॉन से ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई, या जो है कि आपका फ्री स्पेस में हो टू फ्री स्पेस जो है कि ई नॉट से ये दोनों रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक। तो आपका एक फॉर्मूला होता है, मीन्स अगर देखें तो ये के इज इक्वल्स टू ई बाय ई नॉट। इसी को हम लोग जो है कि आपका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कहते हैं। ये यूनिट लेस और क्या रहती है, इट इज़ यूनिट लेस और डायमेंशन लेस। तभी आप देखेंगे ये क्या होती है, ये जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, इट इज़ यूनिट लेस और ये डायमेंशन लेस होती है, ठीक। क्या होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो इसको याद रखेंगे। और डायमेंशन लेस का मतलब M0 L0 और T1, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं लिया जाता है, तो इसको ब्रीफली याद रखेंगे। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स है। जैसे आप देखें तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हम बात करें तो एयर का कितना होता है, एयर की अगर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करूँ तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर होता है। किसके, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर होता है। वाटर का थोड़ा हाई होता है, ठीक। वाटर का जो है कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है। वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इट इज़ हाई अराउंड दी 80। और जो है मेटल्स हो गए या कंडक्टर्स हो गए, इनका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होता है। और दैट्स वाई यहाँ पे मेटल्स और कंडक्टर में आपके इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो करती है, इसीलिए इनको कंडक्टर्स कहा जाता है, ठीक। कंडक्टर, इंसुलेटर अभी आगे आएंगे तो इसको पढ़ेंगे हम। फिर इसके बाद जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि कोई इलेक्ट्रॉन है, मास m kg का और चार्ज है कूलम्स, ट्रेवल दी रेस्ट टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट। हमें फाइनल एनर्जी बतानी है। देखिए एनर्जी जो E होती है, इसको हम लोग Q इंटू वी, चार्ज इंटू दी पोटेंशियल डिफरेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका फॉर्मूला है, E इज इक्वल्स टू Q इंटू वी। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हम एक जनरल टर्म में वोल्ट यूज़ करते हैं। जो वी है, यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया जाता है, क्या, वोल्टाज कह दे। तो ये जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट, मींस जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज को क्या कहते हैं, हमारा जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, और इसको मेजर करते हैं वोल्ट में, तो इसको हम क्या कहते हैं, वोल्टेज कह देते हैं, ठीक। ये सब देखिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, बेसिक। अगर आपने NCERT 9th की नहीं पढ़ रखी है, 9th 10th की, तो ये थोड़ा जो है कि हल्का सा हैवी कॉन्सेप्ट लग सकता है। तो यहाँ मैं डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे हल्का हल्का मैं जो है कि जनरलाइज लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपका इजिली कन्वे हो सके। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें दिया गया था, वो मास m और इलेक्ट्रिक चार्ज जो है कि दिया गया था V से, तो हमें बताना था फाइनल एनर्जी क्या है जूल्स में। तो ये हमारा ये फॉर्मूला होता है। वोल्टेज जो है कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कि आपके पर यूनिट में, उसको हम लोग कहते हैं हम लोग वोल्टेज, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को। तो यहाँ पे आप जानेंगे एक चीज़ होती है क्या, देखिए पोटेंशियल, एक होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, कितने पोटेंशियली करंट जो है कि फ्लो कर रहा है। फिर आगे आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स होता है, EMF होता है। ये क्या होता है, ये मैक्सिमम पोटेंशियल वर्क होता है। ये क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल वर्क अ सोर्स कैन डू। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो जाने की चीज़ें, जो कोई भी एनर्जी ट्रांसफर करने में लग रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो भी वर्क डन लग रहा है बिटवीन टू सर्किट पॉइंट्स, उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कहते हैं। और EMF इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। इसमें जो है कि मैक्सिमम पोटेंशियल वर्क जो कोई सोर्स कर पाए उसे EMF कहते हैं। तो ये हमारी एनर्जी का जो है कि फॉर्मूला होता है। इसका डिफरेंट फार्मूला देखें तो देखें, जो हमारा E है, इसको जो है कि अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो जैसे आपने V इज इक्वल्स टू IR सुना होगा, ठीक। अब यहाँ पे एक फार्मूला होता है, इसको इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, E इज इक्वल्स टू
आई आर प्लस आर, ये रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी होता है, ये सब आगे क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ई इक्वल्स टू क्यू इंटू वी होता है। यहाँ पे चार्ज जो है देखिए ई दे रखा है और वोल्ट वी दे रखा है, तो ई वी कूलम वोल्ट हो जाएगा। अब कूलम वोल्ट को जो है कि जूल में है लिख दिया है, और हम जानते हैं 1 वोल्ट और जो है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारा इतना होता है, ठीक, कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम जो है कि हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। इसको यहाँ पे लिख देंगे तो यही हमारी कितना एनर्जी, फाइनल एनर्जी होगी मास एम और वोल्ट वी के हिसाब से 1.602 इंटू 10⁻⁻19। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब है, 10 आवर्स के लिए चल रहा है। देखिए सिंपल सी बात है, घर में जो आप सुनते हैं ना कि हमारी 100 यूनिट, 200 यूनिट, 400 यूनिट इस हिसाब से बिल कंज्यूम करते हैं, वो होता है। तो ये यूनिट क्या होती है, ये यूनिट जो है कि नॉर्मल टर्म में बोला जाता है, ये होता है किलो वाट पर आवर। ये किलो वाट पर आवर जो होता है इसी को हम लोग एक यूनिट कहते हैं, मतलब 1 किलो वाट पर आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो हमें पूछा गया है कि 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब 10 घंटे के लिए जल रहा है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम इफ द कंजम्पशन यूनिट रेट जो है कि 5 है। तो आइए इसको जो है कि मैं समझा दूं। देखिए एनर्जी कंजम्पशन जो है कि 10 घंटे में कितना होगा, हमारा 100 वाट का बल्ब है, 10 घंटे के लिए चल रहा है, तो आप कंजम्पशन निकाल सकते हैं, टोटल जो है कि कितना 1000 वाट आवर हो गया। अब ये 1000 वाट आवर का मतलब क्या हो गया, ये जो है कि 1 यूनिट हो गया, 1000 वाट आवर मतलब 1 यूनिट, और 1 यूनिट का जो है कि 5 रुपये रेट दे रखा है, तो आंसर कितना होगा 5 रुपीज़, ठीक। यहाँ पे जो है कि 5 रुपीज़ हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये इस तरह के क्वेश्चन जो है कि अभी भी पूछे जाते हैं हमारे यूपीपीएससी किसी भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर यहीं पे देखिए सेम क्वेश्चन है, 10 वाट अगर 10 घंटे के लिए चल रहा है तो कितना यूनिट कंज्यूम करेगा, 1 यूनिट कंज्यूम करेगा। फिर करेगा कि 15 बल्ब ईच ऑफ 200 वाट कैपेसिटी इन दिस सिल्कियारा टनल आर इल्यूमिनेटेड फॉर द 24 आवर्स। तो हमें टोटल कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी होगी। देखिए पहले बात कह रहा है कि 15 बल्ब है, ठीक, 200 वाट के हैं। पहले हमें निकालना पड़ेगा ये कि 200 वाट के बल्ब जो है 24 घंटे के लिए जल रहे हैं, तो कितना कंज्यूम करेंगे, फिर उसमें 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो है कि टोटल यूनिट आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो ये दे रखा है आप 15 लिखेंगे, ठीक। 15 के बाद जो है 200 वाट इंटू 24 अपॉन में जो है कि 1000 कर देंगे, तो ये आपका जो है कि टोटल आंसर आ जाएगा 15 दूनी 30, 24 ये 72 यूनिट्स आ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, जितना भी वाट दिया रहेगा, कितने टाइम के लिए यूज हो रहा है और कितनी क्वांटिटी के बल्ब है, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा आपका सामने कि कितने यूनिट कंज्यूम किया है। फिर कह रहे हैं कि 5 बल्ब 100 वाट कैपेसिटी के हैं, टनल में इल्यूमिनेट किए गए हैं 20 आवर्स के लिए, तो 100 इंटू 20 इंटू 5 बटा के 1000 कर दो, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10 यूनिट। तो यहाँ पे 10 यूनिट जहाँ होगा ये आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर है। फिर आगे भी देखेंगे, ए वैल्यू ऑफ 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर की कितनी वैल्यू होती है। तो आप जानते हैं किलो वाट को जो है कि 100,000 जूल पर सेकंड में, ये सब कन्वर्जन जो है कि आपको पहले से आने चाहिए गाइस, ठीक। कैसे आने चाहिए, एसआई यूनिट वाला पहला फिजिक्स का चैप्टर है, उसमें जो है कि टेबल भर भर के मैंने प्रोवाइड किया कराए थे आपके नोट्स वाले भी, और जो है कि अलग से मैंने जो है कि टेबल इंक्लूड कर दिए थे नोट्स बना के, तो उसको जो है कि रट लेना, तो यहाँ से क्वेश्चन आसानी से होंगे। तो 1 किलो वाट आवर का मतलब है 100 जूल पर सेकंड इंटू दी 3600 जो है कि आपका सेकंड कैसे आया, क्योंकि एक आवर में 60 मिनट 60 सेकंड होते हैं, तो इसको आप कर देंगे तो 3600 सेकंड आ जाएगा। अब इनको सॉल्व कर देंगे तो आपका 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, तो 1 किलो वाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हमारा आंसर होगा। फिर सेम क्वेश्चन है, काइंडली इसको ट्राई करेंगे, 100 वाट के 4 घंटे के लिए जलाए गए इलेक्ट्रिक बल्ब तो कितनी यूनिट लेगा। सिंपल सी बात है, 100 वाट है, 4 घंटे हैं, ठीक, 400 वाट आवर हो गया, तो किलो वाट आवर में करना है तो 1000 से डिवाइड कर दोगे, ठीक, ये आ जाएगा आपका 0.4 यूनिट जो है कि कंज्यूम कर लेगा। फिर सेम क्वेश्चन की एनर्जी कंजम्पशन बिल बेस्ड होते हैं आपके मेजरमेंट में, क्या वॉट यूज होगा, वोल्टेज यूज होगा, एम्पियर यूज होगा, ओम्स यूज होगा। ये जानते हैं वोल्टेज जो है कि अपने वोल्टाज जो है कि किसका पोटेंशियल जो है कि डिफरेंस वोल्ट का यूनिट है, ओम्स जो है रेजिस्टिविटी है, एम्पियर करंट की यूनिट है, सिर्फ वॉट जो है हमारा एनर्जी कंजम्पशन में यूज होता है कि किस वॉट के हिसाब से कितना जो है कि जूल पर सेकेंड एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। सिंपल यहाँ से पढ़ लेंगे। फिर हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, जो है कि 60 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब 5 घंटे के लिए 30 दिन के लिए जले। देखिए पहली बात तो क्या है कि 60 वाट का है, 5 घंटे रोज जल रहा है, ये कितना हो जाएगा 300 वाट हो जाएगा, 300 वाट आवर, 300 वाट आवर 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.3 यूनिट पर डे, 90 दिन का है, ठीक, 30.3 तो 9 यूनिट जो है कि आपके 30 दिन में कंज्यूम कर लेगा। ये सिंपल सा फॉर्मूला था, ठीक, समझा दिया है, कर लेंगे इसको। फिर जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है होम पे 250 यूनिट, देन द टोटल जूल एनर्जी
बताया आपको 1 किलोवाट को जो है कि 1000 जूल पर सेकंड लिखते हैं और जो है कि आवर को 3600 सेकंड। तो हमारा 1 किलोवाट में कितना होता है, 1 किलोवाट में 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, 250 यूनिट है। 250 को इसमें जो है कन्वर्ट कर देंगे 250 को, 250 क्या है 250 यूनिट्स, तो उसकी जो है कि जूल्स निकल आएंगी। 250 को सिंपल से मतलब है 250 को 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, हमारी टोटल एनर्जी से वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि विच टर्म इज फॉलोइंग डज नॉट डोनेट द इलेक्ट्रिक पावर। ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर कौन रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है, इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग क्या कहते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इन इलेक्ट्रिक सर्किट जो भी इलेक्ट्रिकल वर्क डन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। ठीक, जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो पर यूनिट टाइम में आपकी कंज्यूम हो रही है, विच इज मेजर इन दी वॉट। सिंपल में कहें तो ओमिक सर्किट जो होता है, हमारा करेक्ट फॉर्मूला होता है पी का इज टू वी टू आई, और जो है कि आई स्क्वायर जो है कि ये लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर, और ये है कि वी स्क्वायर अपन में आर, मतलब ये कन्वर्जन रेट है। जैसे आपका कोई भी चीज़ है हम जानते हैं वी इज टू आई आर होता है। ठीक, कोई भी ओम्स लॉ में जो है कि आपको पोटेंशियल देखिए ओम्स लॉ यहाँ से मैं बता देता हूँ, ऊपर लिखा हुआ है। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो है कि बोथ हैंड पे कंडक्टर फ्लो में करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहीं पे आप जो है कि वहाँ जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, आर जिसे रेजिस्टिविटी कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। इसी आर को जो है कि वी इज टू आई आर हमारा ओम्स लॉ से निकल के आता है। तो ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। रेजिस्टेंस को देखिए आर इज टू वी आई लिखते हैं, मतलब इन इनवर्सली रिलेशन है इनका। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको सिंपल सा, इसको जो है कि सॉल्व आउट करेंगे तो हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक पावर जो है कि आपका वॉट में मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे पी आर, ठीक, वी आई, वी अपॉन में आर, ये सब जो है कि हमारे पी से जो है कि डिराइव रिलेशन निकल सकते हैं। बस ये आई स्क्वायर आर रहता तो ठीक होता, ये रिलेशन नहीं निकल पाएगा। आप इसको खुद सॉल्व करके देखेंगे तो ये गलत आंसर होगा। फिर जो है कह रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो है कनेक्टेड है 20 वॉट जनरेटर से। द करंट फ्लो जो है कि आपका 0.5 एम्पियर। द पावर ऑफ द बल्ब, देखिए गिवन क्या क्या है आपको, वी गिवन है, ठीक, वी 220 वोल्ट और आई गिवन है। और हम जानते हैं पी का फॉर्मूला, हम जानते हैं क्या, पी इज इक्वल्स टू, आपको बताएं तो देखिए डब्ल्यू वॉट पर टाइम कर सकते हैं, पावर इज इक्वल्स टू कितना वॉट कितने टाइम में कंज्यूम किया गया है। अब इस वॉट को जो है कि आप जो है कि अगर कन्वर्ट करेंगे तो वॉट जो क्या होता है, वी इंटू आई इंटू टी होता है। और टी से टी जो है कि आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी इंटू आई कर देंगे तो हमारा 110 वॉट जो है कि इसका आंसर निकल के आ जाएगा, कितना पावर ऑफ द बल्ब कंज्यूम होगा। तो आई होप ये चीज़ भी क्लियर हुई होगी। देखिए सब यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल जो है कि बेसिक तरीके से ही समझा रहा हूँ, इसके कुछ डेरिवेशन ये सब है, आपको कुछ चीज़ें देखिए करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि हर चीज़ को सिंप्लीफाइड वे में सबको समझाना मतलब जब काइंड ऑफ आर्ट। मतलब यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि फिजिक्स वाले जितने भी चीज़ें हैं, अब अगर आपने पीसीएम पढ़ रखा है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ी हैं, तो ये चीज़ें डायरेक्टली ग्रैप्स हो रही होंगी। नहीं तो एक एक चीज़ को ड्राइव करके बताना कि ये डब्लू से हम वी आई कैसे आ रहे हैं या वी आई टी कैसे आ रहे हैं, तो थोड़ा जो है कि टिपिकल काम है इस चीज़ में। तो आई होप इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करेंगे और सेशन को जो है कि स्मूथली देखेंगे। बाकी आगे जो है कि थियोरेटिकल क्वेश्चन देखिए सबको समझाना आसान होता है, पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में थोड़ा टेक्निकलिटी लगती है, इसीलिए मैंने देखिए कुछ न्यूमेरिकल ऊपर जो है कि आपके चैप्टर 4-5 के नहीं कराए थे, वो सब मैं अलग क्लास में कराऊंगा। यहाँ क्या है, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। बाकी चीज़ें तो आपको रिवीजन सेशंस में और स्मूथली बता दूंगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो और ऑन द बेसिस ऑफ योर कमेंट सेक्शन में आप जैसा इंटरेक्ट करेंगे उस हिसाब से चीज़ों को आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। फिर वही पूछ रहा है रेजिस्टेंस जो है कि क्या होता है। जानते हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर जो है कि कैलकुलेट किया जाता है यूजिंग दी ओम्स लॉ, और आर जो है कि वी बाई आई होता है। मतलब जो है कि सिंपल सी बात है, आपका वी आई के प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे जो है कि कांस्टेंट हटा के आर लगा देते हैं तो आर इज इक्वल्स टू वी बाई आई आ जाता है। ठीक, तो इसी को जो है कि रिप्रेजेंट कर दिया है, आर इज इक्वल्स टू वी बाई आई। ओम्स लॉ जो है कि आपको याद रहना चाहिए, ओम्स लॉ क्या था, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो वहाँ से ये आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला। फिर कह रहा है कि वन ऑफ द बल्ब इज इन द हाउस, वन ग्लो ब्राइटर देन द अदर इन द कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मतलब दो बल्ब है, एक जो है कि ज़्यादा ग्लो कर रहा है, एक जो है कि थोड़ा ग्लो कर रहा है, तो क्या करेक्ट है। कह रहा है कि ब्राइटनेस डज नॉट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस। क्या ये बात सही है, तो ऐसा बात नहीं है, रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। बोथ द बल्ब हैव द सेम रेजिस्टेंस, जरूरी नहीं है। द बल्ब हैज़ द लार्जेस्ट, ब्राइटर बल्ब जो है कि उसका लार्जर रेजिस्टेंस होगा, ये भी जरूरी नहीं है। डिम बल्ब हैज़ द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस, यस, तो डिम बल्ब होगा उसका रेजिस्टेंस लार्जेस्ट है, इसीलिए वो थोड़ा कम ग्लो कर रहा है। अब बल्ब जानते हैं क्या होता है, अगर बल्ब को बनाएं तो ये बेसिक सा बल्ब है। ठीक, इसमें जो है कि आपका कोई भी, जैसे आपका नॉर्मल जो पहले वाला बल्ब है इसमें टंगस्टन होता है,
इसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो ये हीट को जो है कि क्या करता है, एक तरह से हीट को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब ये हीट एनर्जी कहाँ से आ रही होती है, आपके इलेक्ट्रिक करंट से आ रही होती है, उससे जो कि हीट बनता है, हीट से लाइट एनर्जी बनती है। चाहे वो एलईडी बल्ब हो, एलईडी बल्ब के आगे क्वेश्चन आएंगे, तो जनरल बल्ब में इसकी रेजिस्टेंस जो है कि ज़्यादा होगा, रजिस्टिविटी मतलब वो आपके लेंथ पे भी डिपेंड करती है, ठीक, लेंथ पे भी डिपेंड करती है, वायर के विड्थ पे भी डिपेंड करती है। तो जैसे जैसे रजिस्टिविटी क्वेश्चन आएंगे समझाएंगे, तो यहाँ पे डिम बल्ब की रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, दैट्स वाई वो कम ब्राइटर ग्लो कर रही होगी। यहाँ पे देखेंगे पावर इज टू वी आई होता है, वी आई को रेजिस्टेंस में देखेंगे, और पावर जो है कि क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। तो इसको आप याद रख लेंगे, और ये फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव है इस वाले क्वेश्चन से, ठीक। यहाँ पे ये सारे रिलेशन पावर के आप याद रख सकते हैं। फिर आगे कह रहा है कि वन ऑफ द टू बल्ब इन हाउस वन ग्लो, फिर सेम क्वेश्चन है गाइस, डिम बल्ब जो है कि जलेगा, जिसका जो है कि लार्जेस्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो डिम जलेगा। तो ये सेम क्वेश्चन था, बस आगे पीछे कर दिया गया है, देखिए 2009 और 2013 में। तो आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं और जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। कह रहा है कि दो आइडेंटिकल बल्ब दोनों कनेक्ट किए गए हैं, मैक्सिमम लाइट किस में आएगी। तो कह रहा है कि मैक्सिमम लाइट किस में आएगी, क्या वो सीरीज में और पैरेलल में। देखिए अब सीरीज और पैरेलल समझ लो, सिंपल सा डेफिनेशन है। अगर ये कोई हमारा जो है कि देखिए प्लस और माइनस जो है कि इसको बैटरी सिंपल से या सोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके से कोई चीज़ ज्वाइन है, ठीक है, थोड़ा सा गलत बन गया, ये हमारी क्या कहलाती है, सीरीज कहलाती है, ठीक। मतलब एक ही सर्किट में अगर कोई चीज़ पैरेलली है, ठीक, यहाँ पे इसको पैरेलल का जो है कि एग्जांपल देखें, तो मतलब इसी पॉइंट से आपके जो है कि खूब सारे हैं, तो ये पैरेलल का एग्जांपल, ये सोर्स हो गया, ठीक, ये सोर्स है, ये हमारा जो है कि क्या है, बैटरी है जो है कि करेंगे। और ये सीरीज में आपके एक साथ ऐसे दिखेंगे, मतलब आपके दोनों एंड जो है कि जरूरी नहीं है, जैसे इसमें क्या है कि देखिए कोई भी सोर्स का दोनों एंड जो है कि आपके बैटरी से ज्वाइन है, मतलब यहाँ दो दो एंड दिया जा रहा है, इसमें सिंगल एंड से ही ज्वाइन है, बाकी आपस में जो है कि दो एंड से ज्वाइन है। इसको हम लोग पैरेलल को इस तरीके से बना सकते हैं, अगर पैरेलल है तो यहाँ से एक पॉइंट यहाँ से लीजिए, एक पॉइंट यहाँ से लेके आप जो है कि यहाँ पे क्या कोई भी सोर्स लगा सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ से उठा लीजिए, एक पॉइंट यहाँ से उठा के हम यहाँ पे कोई सोर्स लगा सकते हैं, तो इसको हम लोग पैरेलल कहते हैं, ठीक। ये जो है कि हमारा पैरेलल कहलाता है, बैटरी सोर्स और ये है, ठीक। तो इस तरीके से पैरेलल में जैसे यहाँ देखें, यहाँ पे ये सब क्या है, पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक। ये पैरेलल की कनेक्टिविटी है। और सीरीज होगा तो सीरीज में कोई भी बैटरी सोर्स है तो उसी के साथ आपके जो है कि यहाँ पे एक सोर्स हो गया, फिर यहाँ पे एक सोर्स लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया। अब कहेंगे कि यहाँ से एक पॉइंट लेके यहाँ से पॉइंट लगा देंगे तो वो सीरीज नहीं कहलाएगा, उसमें जो है कि हमें पैरेलल डायग्राम यूज करना पड़ता है। तो आई होप ये सीरीज आप समझ में आ गया होगा, सीरीज और पैरेलल क्या होता है। अब कह रहे हैं कि दो आइडेंटिकल बट को मैक्सिमम लाइट लानी है, तो उसको हम लोग किस में करेंगे, उसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तब हमें जो है कि मैक्सिमम लाइट मिलेगी। सीरीज में मैक्सिमम लाइट नहीं मिलती है, ये याद रखना है। जो भी बल्ब होते हैं पैरेलल में ब्राइटर देन दी सीरीज होते हैं, क्योंकि जो पैरेलल सर्किट होता है वो ईच वोल्टेज जो है दोनों ही बल्ब को क्या देगा, फॉर दी ईच आपका वोल्टेज जो है सर्किट में कॉम्बिनेशन में जो है कि आपका सेम रहता है। और जो है रजिस्टेंस होता है रिड्यूसेस दी मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट, जो पावर होती है हमें ज़्यादा मिलती है। यहाँ से ये फॉर्मूला देख लेंगे। सीरीज में देखेंगे तो क्या है आपका जो है कि सीरीज का रेजिस्टेंस जो है कि आर प्लस आर जो है कि रिप्रेजेंट, मतलब सामने दोनों सेम है इसलिए कर देता हूँ, इसमें जो है कि इन्वर्सली हो जाता है। तो आर पैरेलल में आर अपॉन में आर जो है कि क्या रेजिस्टेंस जो है कि आपको कम मिलता है, पैरेलल में आप याद रखेंगे पैरेलल में रेजिस्टेंस कम मिलेगा और सीरीज में रेजिस्टेंस आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो द पावर ऑफ द लाइट इन द सीरीज इज दिस गिवन बाय दिस। तो हमारा जो है कि इक्वेशन जो है कि पैरेलल सर्किट जो है कि ज़्यादा साइन करेगा। तो आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। फिर ये पूछा कि टोटल रेजिस्टेंस किसी सर्किट का हैविंग टू पैरेलल रेजिस्टर्स ऑफ दिस किलो ओम, वन ऑफ द रजिस्टर जो है कि 2 किलो ओम का है, देन दी अदर रजिस्टर विल, तो रजिस्टर फाइंड करना है। टोटल हमें रेजिस्टेंस दे रखा है कितना, 1.403, एक का जो है कि 2 दे रखा है और दूसरे का फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, तो इजीली कैलकुलेशन पार्ट तो आप कर सकते हैं। तो इसको आपको बस निकाल लेंगे इसको। कैलकुलेशन पार्ट देखिए मैं इसलिए निकाल रहा हूँ कि अब ये थोड़ा सा आपको बैठ के खुद पेन पेपर से करेंगे तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। फिर नेक्स्ट है वोल्टेज ऑफ द 15 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए कलर्ड कोडेड रजिस्टर। आपका फर्स्ट सेकंड और थर्ड रिंग्स और ब्राउन ब्लैक और ग्रीन है। कह रहा है कि वट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर। तो क्या करंट फ्लो होगा रजिस्टर का, तो देखिए कलर कोडिंग आपको याद रखनी पड़ेगी। कलर कोडिंग फॉर द रजिस्टर कोड जो है कि ब्राउन में 1 एम्पियर 1 होता है, ठीक, 5 होता है, ब्लैक होता है। अब इसमें रजिस्टर का जो है कि अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा वैसा है कि इसके लिए भी आपको नॉलेज रहनी चाहिए। तो ये इस क्वेश्चन में जो है कि बस आपको बता दे रहा हूँ, इट कैन बी डन बाई योर ओन, कि यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि रजिस्टर कोड याद रखना है। और ये रजिस्टर कोड आपको लूसेंट वाली किताब में भी मिल जाएगा, वहाँ से थोड़ा रट लेंगे। हम जानते हैं कि यहाँ पे कि दो बैंड रिंग्स हैं, इंडिकेट कर रहा है दो सिग्निफिकेंट ट्रैक को। तो आपका A × 10 + B × C जो है कि आपका जो रिप्रेजेंट होगा 15 ओम्स लॉ आएगा। करंट को V/R से करते हैं तो 1 एम्पियर का करंट जो है इसमें फ्लो कर रहा है।
तो इसको थोड़ा सा जो है कि बाद में भी समझाऊंगा, थोड़े कॉन्सेप्ट समझा के, तो रिवीजन सेशन का वेट करें। फिर जो है कि रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर है, ये कितना होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द फ्रीक्वेंसी होता है। अब ये सब चीज़ें जो है कि आई एम नॉट गोइंग टू टेल, ठीक। अब यहाँ से जो भी चीज़ें थी न्यूमेरिकल की ऑलमोस्ट खत्म हो गया, थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट आ जाएगा। देखिए कह रहे हैं डायनमो विच इज सेट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली एक्ट एज ए, ये क्या, कन्वर्टर ऑफ द एनर्जी। जो डायनमो होता है, कैसे भी देखते हैं आपके, जैसे हम कार में है या बाइक में है, तो जो बाइक की स्पिनिंग है, मीन्स जो व्हील की स्पिनिंग है, वो हमारा डायनमो फोर्स क्रिएट करती है। तो इस कन्वर्टर ऑफ द एनर्जी होता है, वो आपके मैकेनिकल एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये जो है कि याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से पढ़ सकते हैं, मैकेनिकल रोटेशन को इलेक्ट्रिकल रोटेशन में जो कि चेंज करता है, यही हमारा क्या होता है, फ्रेडिज लॉ होता है, ठीक, फ्रेडिज लॉ। डायनमो एक डिवाइस है, क्या करेगा वो, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। फिर जो है कि सेम क्वेश्चन, डायनमो क्या करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में। टर्बाइंस और डायनमो क्या करते हैं, ये मैकेनिकल एनर्जी को जो है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मोशन, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मोशन में हो रही है, देयर इज नो हीट लॉस, हीट लॉस इज 50%, आपका जो है कि 30, तो ये, तो जब भी कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोशन में होती है तो देयर इज नो हीट लॉस, कोई भी हीट लॉस नहीं होता है। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। एक डिवाइस जो कन्वर्ट करे इलेक्ट्रिकल को जो है कि आपके मैकेनिकल में, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डायनमो कह देते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। जैसे हमारी जो कार वार हो गई, जैसे ईवी कार्स आ गई, तो वो आपके मैकेनिकल एनर्जी में ही तो कन्वर्ट कर रही है मोटर के लिए। फिर आपकी डिवाइस है विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन, तो डायनमो और जो है आपका इलेक्ट्रिक मोटर दोनों ही इस पे काम करते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। अब मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, कोई भी मटेरियल है उसके पीछे आपकी कॉइल लगी है, जब इसमें जो है कि इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो ये एक इंडक्शन कॉज करती है, मैग्नेटिक इंडक्शन कॉज करती है। जैसे आपके देखिए दो, अगर सू बेग माने, ये क्या है, इसमें सू बेग्स लगे हुए हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है कि पास हुई, तो ये स्पिनिंग फोर्स जो है कि इसी वजह से जनरेट होता है, क्योंकि उससे मैग्नेटिज्म डेवलप होगा। और जब मैग्नेटिज्म डेवलप होता है तो नॉर्थ साउथ पोल जो है कि अट्रैक्शन दिए जाते हैं। जो ये मैग्नेटिक ट्रेन्स है, इसमें आपको देखने को मिलेगा जो नॉर्थ साउथ ट्रेन, नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं मैग्नेट के, वो जो है कैसे रिपल करके चीज़ें करती हैं, तो उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और आपको ये प्रिंसिपल डायनमो इलेक्ट्रिक मोटर दोनों में देखने को मिलेगा। फिर कह रहा है कि आपका डिवाइस जो कन्वर्ट करते हैं, सेम क्वेश्चन है गाइस, ये बैटरी होती है केमिकल एनर्जी को, सॉरी यहाँ क्वेश्चन जो है कि अलग है। कह रहे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम लोग बैटरी कहते हैं। फिर सेम है, अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू नॉट अटेंड, यहाँ पे आपको जो है कि खुद करना पड़ेगा। जैसे ये सब बिल्कुल इलेक्ट्रिक मोटर जो है कि लो वोल्टेज टू बर्न दी बिकॉज, ठीक, क्या है देख लेंगे। फेराडे कांस्टेंट क्या होता है, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक, फेराडे कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ये होती है, इसको आपको याद रखना है, ठीक। ये माइकल फेराडे ने इसका जो है कि डिस्कवरी की थी। फिर यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इट इज़ दी ओल्ड क्वेश्चन कि यहाँ पे मोटर कार बैटरी पे है, ठीक, मोटर कार बैटरी पे क्या क्या चीज़ें करेक्ट है। तो कह रहा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट है आपके रिगार्डिंग ए मोटर कार बैटरी। अभी मोटर कार बैटरी पे तो क्वेश्चन आएगा नहीं, आप जानते हैं, आएगा तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे आएगा, इन सब पे क्वेश्चन आएगा, फिर भी आप एक बार दे सकते हैं। वोल्टेज कह रहा है कि 12 वोल्ट होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नहीं भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो जो कि जला देगा। लेड और कॉपर से बने होंगे, बिल्कुल नहीं। एम्पियर पर आवर में कैपेसिटी होगी, तो ये डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से पढ़ लेंगे कि मोटर कार बैटरी जो है कि 2 वोल्ट की 6 होते हैं, तो ये जो है कि आपके 12 वोल्ट के आउटपुट देते हैं, ठीक, एम्पियर पर आवर में रहते हैं। इसमें जो है कि क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 35% सॉल्यूशन ऑफ दी किसका रहता है, हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड का रहता है, ना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। बाकी 65% वाटर रहता है। आपके लेड और जो है कि लेड डाइऑक्साइड से बैटरी मोटर यूज़ की जाती है, तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। फिर यही कह रहा है कि निकल कैडियम बैटरी है, कहाँ यूज़ होती है, तो आपके कैलकुलेटर, कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस और ट्रांजिस्टर, सब में जो है कि हमारी ये बैटरी यूज़ होती है। कौन सी, निकल कैडियम बैटरी जो है कि हर जगह यूज़ होती है, तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। फिर कह रहा है कि मेटल इज यूज फॉर द फिलामेंट इन द लाइट बल्ब, कौन सा मेटल जो है कि हमारे फिलामेंट्स में यूज होता है, तो वो टंगस्टन यूज होता है। तो याद रखेंगे क्या होता है, वो टंगस्टन यूज किया जाता है हमारे फिलामेंट में। अभी मैंने बताया था ऊपर ही, टंगस्टन जो है इसका जो है कि थोड़ा मेल्टिंग पॉइंट जो है कि ज़्यादा रहता है, दैट्स वाई देखेंगे इस मेल्टिंग पॉइंट इज दी दिस मच एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है कि दिस मच, तो इसलिए यहाँ पे टंगस्टन यूज़ किया जाता है हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब्स में। जो हमारे लाइटिंग बल्ब होते हैं उसमें टंगस्टन का यूज़ होता है। फिर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन, सेम क्वेश्चन आएंगे, आप जो फिलामेंट फिलामेंट आएंगे, ये सेम क्वेश्चन है, अटेंड कर लेंगे। स्टेटमेंट बेस्ड है, कितना टेम्परेचर रहता है, ठीक। यहाँ पे क्या करता है, ट्री जो है आपका कह रहा है कि लाइटिंग कैन इवन बर्न अ ट्री बिकॉज इस कंटेंट ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो लाइटनिंग होती है वो देखते हैं, बिजली अगर लाइटनिंग गिरे
तो फीड को भी जला सकती है, क्योंकि उसके पास ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, दैट्स वाई वो बर्न हो जाता है। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका कह रहा है कि ये है लाइटनिंग कंडक्टर प्रिवेल्स द बिल्डिंग फ्रॉम डैमेजेस इन द इवेंट ऑफ द लाइटनिंग स्ट्राइक। तो क्या जो हमारे लाइटनिंग कंडक्शन ट्राइडेंट फॉर्म में जो है कि ऊपर देखिए घरों पे क्यों लगाया जाता है, कि वो एक तरह से क्या अर्थिंग का काम कर दे, जिससे अगर बिजली गिरे तो हमारा हाउस जो है प्रिवेंट रहे। तो यस, इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। फिर कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज कंडक्ट ए ग्राउंड थ्रू द वायर इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू द स्ट्रक्चर। तो यस, ये भी करेक्ट है, जिससे अर्थिंग देना कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही करेक्ट है और इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। बाकी यहाँ से एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। 3 पिन इलेक्ट्रिकल प्लग जो है कि लॉन्गेस्ट पिन शुड बी कनेक्टेड टू दी, वो आपकी न्यूट्रलिटी ग्राउंड टर्मिनल पे कनेक्ट किया जाता है, जिससे आपका क्या बोलते हैं अर्थिंग मेंटेन रहे। देखते हैं ना, आपके जो 3 पिन होते हैं उसमें एक लंबा होता है, 2 छोटे होते हैं, तो इन्हीं दोनों से आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट हो रही होती है, एक जो है कि अर्थिंग के लिए काम आता है। अपरेटस अर्थ जो है इलेक्ट्रिक अपरेटस जो है, इलेक्ट्रिक अपरेटस में अर्थ जो है कि किस लिए यूज होता है, फॉर दी सेफ्टी, सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है। फिर इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो बिटवीन दी टू प्रॉपरली कनेक्टेड चार्ज बॉडीज इफ दे आर हैविंग दी सेम पोटेंशियल। अगर दोनों के पास सेम पोटेंशियल है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो करेगी। इस बात को जान लेना, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यही कहता है, इफ देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस अमंग द जो भी आपका रजिस्टर, तो हमारा क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होना जो है कि जरूरी है, तभी जो है कि आपका जो भी चार्ज बॉडी है मीन्स इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। देन की डिवाइस जो प्रोटेक्ट करता है इक्विपमेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक, तो वो फ्यूज होता है। फिर आपको कह रहा है कि फ्यूज जो है कि मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई से सेफ्टी डिवाइस है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फ्यूज इज करेक्ट। तो क्या करेक्ट है, इसका एक लो मैग्नेटिक पॉइंट होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी या कुछ भी ज़्यादा हो तो ये तुरंत फ्यूज जो है कि देखेंगे, फ्यूज छोटा सा ऐसे होता है, इसमें वायर रहती है, जैसे ही इलेक्ट्रिक शॉक कुछ सडन इम्पैक्ट पड़ता है तो ये फ्यूज जो है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी कट कर देता है, ताकि आपके अप्लायंसेस खराब ना हो। ये बेसिक सा प्रिंसिपल है। देन आगे देखेंगे ये सब क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूज वायर जो है कि करेक्टराइज होता है हाई रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट से, फ्यूज वायर जो है कि यूज फॉर सेफ्टी हाउस होल्ड, जिससे हमारा क्या बच सके, लो मेल्टिंग पॉइंट हो, हाई रेजिस्टेंस हो। ठीक, और ये क्वेश्चन देख लेंगे जो लाइव जो है कि क्या है, इसको अटेम्प्ट करके आप आंसर लिखेंगे 50 का, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, इसका आंसर आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में जाके। फिर इसके बाद देखेंगे गाइज, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका शॉर्ट सर्किट में इलेक्ट्रिक जो है करंट है इन ए टाइम, ये क्या होता है, इंक्रीजेस वेरी हाई, मीन जो है कि जब भी शॉर्ट सर्किट होता है, जो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है इन ए टाइम सर्किट, वो बहुत सडनली हाई होता है, तभी ये क्रॉस होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या है कि आपका टाइम ऑफ द शॉर्ट सर्किट जो है कि करंट जो है, करंट इन द सर्किट इंक्रीजेज हैविली, दिस अकर्स बिकॉज रेजिस्टेंस इन द सर्किट ड्रॉप नियरली जीरो। इसकी वजह से मैसिव और इंटेंसिव सर्ज हो जाता है हमारे करंट में। यहाँ पे ओम्स लॉ के वेरिएबल से इसको पता किया जा सकता है। और बाकी यहाँ नोट जो दिया हुआ है कि ये नॉट करेक्ट फ्रेम्ड इन द इंग्लिश वर्जन, तो इसीलिए हिंदी वर्जन में एट टाइम ऑफ द शॉर्ट सर्किट जो है कि सर्किट मिल गया था, मतलब ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, तो ट्रांसलेशन का इशू था, तो वो यहाँ मेंशन किया हुआ है इन्होंने। फिर कह रहे हैं फिलामेंट ऑफ ए हाइलोजन लैंप इज ए एलॉय ऑफ, किसका होता है, वो टंगस्टन सोडियम का होता है। टंगस्टन सोडियम का जो है कि फिलामेंट लैंप होता है, जो पुराने ज़माने में आप देखते थे लैंप, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। फिर ये जो है कि पुराना क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कर सकते हैं इजीली, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। डोमेस्टिक वायरिंग जो है कि हमेशा पैरेलल कनेक्शन में की जाती है मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए। हमारे घरों में जो कनेक्शन होते हैं कैसे होते हैं, पैरेलल कनेक्शन होते हैं, तभी आप देखते हैं एक जगह से सर्किट आके आपके मल्टीपल स्विच जो है कि उसमें एक जगह जो है कि वायर दी रहती है, और एक बोर्ड में मल्टीपल स्विच दिखते हैं, किसकी वजह से, पैरेलल की वजह से दिखते हैं। फिर वायर जो है कि ब्लैक इंसुलेशन क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये न्यूट्रल वायर जो होता है, ब्लैक इंसुलेशन जो है कि न्यूट्रल वायर का होता है, कलर कोडिंग ऑफ वायर इसीलिए दी जाती है कि रेड क्या है, येलो क्या है, ग्रीन क्या है, ब्लैक क्या है। तो ब्लैक इंसुलेशन जो है न्यूट्रल वायर के लिए होता है। ये देख लेंगे, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि येलो ये सब क्या है, रेड इज ए लाइव वायर, ब्लैक इज ए न्यूट्रल वायर। ठीक, तो ये सब आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। वट इज द ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए ह्यूमन बॉडी ड्राई, अगर ह्यूमन बॉडी ड्राई तो उसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कितना होगा, 10⁴ ओम्स होगा। ठीक, ये जो है कि रेंज करते रहता है, एज में हाई जो है कितना रहेगा, तो यहाँ से देख लेंगे। CFL की फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप जो है कि CFL की फुल फॉर्म है, तो इसको याद रखेंगे, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप इज द फुल फॉर्म ऑफ द CFL। यहाँ पे LED क्या है, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यहाँ पे इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस, इलेक्ट्रो जो है कि ल्यूमिनेंस पे जो है कि काम करता है, तो LED जो है कि आपका लाइट इमिटिंग डियोड इस पे काम करता है, इलेक्ट्रो
ल्यूमिनेंस मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से लाइट इमिट हो तो इसको इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस कह दिया है। बस ये ऑप्टिकल है इलेक्ट्रिकल फिनोमिना जिसमें मटेरियल इमिट करते हैं लाइट इन रिस्पॉन्स टू दी इलेक्ट्रिकल करंट और जो है कि टू और ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ये बस फिनोमिना याद रखना है टर्म। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं गाइस इजली। यहाँ पे CFL पे है कि यहाँ पे देखिए आपका LED हो गया या लैंप हो गया, ठीक कह रहा है कि LED लैंप्स ऑफर लॉन्गर सर्विस एज कम्पेयर टू CFL। तो LED जो है कि जान रहे हैं लॉन्गर सर्विस देते हैं, बिल्कुल ट्रू बात है। LED जो है कि लैंप जो है कि मोर एनर्जी एफिशिएंट होते हैं CFL से, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे हमारा दोनों करेक्ट होगा, ये करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है LED और CFL के बारे में। फिर ये क्वेश्चन जो है कि सेम है, यू कैन अटेंड इट, इसको आप जो कि अटेंड करेंगे, ठीक। और यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करवाता हूँ। यहाँ देखिए क्या रहा कि स्ट्रीट लाइटिंग है, स्ट्रीट लाइट रेफरेंस टू स्ट्रीट लाइटिंग, हाउ डू सोडियम लैम्प डिफरेंट फ्रॉम द LED। जो सोडियम लैम्प है वो LED से कैसे डिफरेंट है। तो पहला स्टेटमेंट करें, सोडियम जो है सोडियम लैम्प प्रोड्यूस लाइट 360 डिग्री बट इट इज नॉट सो इन द केस ऑफ द LED लैम्प। यस इट इज द करेक्ट। आपका सोडियम लैम्प जो था वो 360 डिग्री मतलब हर एंगल से जो है कि लाइट को इमिट करता था। बट जो LED लाइट है, अगर स्ट्रीट लाइट में देखें LED लाइट, तो अगर वो पर्टिकुलर जो है कि ऐसे डायरेक्ट जिस एंगल पे लगी होगी उस एंगल पे ही आपको रोशनी देगी। तो यस इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। फिर स्ट्रीट लाइट जो है एज द स्ट्रीट है सोडियम लैम्प हैज द लॉन्गर लाइफ स्पैन देन द LED। तो सोडियम लैम्प की लॉन्गर लाइफ LED से नहीं, LED की लॉन्गर लाइफ है, इसीलिए सोडियम को रिप्लेस किया गया है। फिर स्पेक्ट्रम ऑफ द विजिबल लाइट फ्रॉम द सोडियम लैम्प ऑलमोस्ट जो है कि मोनोक्रोमेटिक रहती है और LED लैंप्स की जो है कि आपको कलर एडवांटेज रहता है स्ट्रीट लाइटिंग में। तो यस ये जो है कि करेक्ट है। तो 1 और 3 करेक्ट होगा, 2 इज द रॉन्ग आंसर। तो C आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट है कि व्हाट आर द गैसेस फिल्ड इन द फ्लोरेसेंट ट्यूब। तो कौन सी आपके मरकरी और नियॉन जो है कि गैसेस को यूज किया जाता है फ्लोरेसेंट ट्यूब में। हम कुछ क्वेश्चन यही आएंगे कि इलेक्ट्रिक बल्ब और फ्लोरोसेंट ट्यूब जो है कि कंपैरिजन में क्यों प्रीफर किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब और फ्लोरोसेंट में ट्यूब जो है ट्रांसफर करती है मोर एनर्जी देन द लाइट एनर्जी, दैट्स व्हाई इट इज प्रीफर्ड। तो यहाँ पे देख लेंगे बेसिक सा फिनोमिना है, क्योंकि ये सब जनरल सेंस के क्वेश्चन का है, इसमें जो है कि देखिए एज सच कुछ दिमाग लगाना नहीं है। अगर आप कॉमनली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो हो जाएंगे ये सब क्वेश्चन की। यहाँ पे व्हाइट लाइट बिकॉज व्हाट डज द व्हाइट लाइट प्रोड्यूस इन द ट्यूब, क्यों होती है, बाय ऑसिलेटिंग दी मॉलिक्यूल्स। जो आप देखेंगे जो बड़ी वाली ट्यूब फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है वो जो है कि आप पास से सुनेंगे तो उसमें कुछ वाइब्रेशन वाली साउंड आती है। तो यही क्वेश्चन है कि वो ऑसिलेटर ऑफ द मॉलिक्यूल से लाइट को प्रोड्यूस करते थे। फिर यह है कि विच इज द गैस इनसाइड द इलेक्ट्रिक बल्ब, कौन सी गैस होती है, नन ऑफ दी अबव। यहाँ पे इन्वेंटेड बाय द एडिसन। अब कॉइल फिलामेंट होता है टंगस्टन का जिसका मल्टीप्लाइंग थोड़ा जो है हाई होता है। यहाँ पे टू प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम द ऑक्सीडेशन नाइट्रोजन आर्गन गैसेज आर फिल्ड इनसाइड दिस वैक्यूम। तो ये रखी जाती है। और लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि कौन सी गैस है जो है कि फिल की जाती है, आप बताएंगे। फिर फ्लोरोटेंस जो है कि आपके फिटेड विद द चोक, जो चोक कॉइल होता है देखते थे आप जो कि पुराने ज़माने के जो कि हमारे फ्लोरेसेंट होते थे उसमें एक डब्बा सा लगा होता है, उसको चोक कहते हैं। चोक जो है कि स्टेप लाइन दी लाइन वोल्टेज, मतलब स्टेप अप और स्टेप डाउन करना। ये ट्रांसफार्मर के कॉन्सेप्ट में होता है कि लाइट को बढ़ाना घटाना, मतलब प्राइमरी कॉइल होता है, सेकेंडरी कॉइल होता है ट्रांसफार्मर में। लाइट कम घटाना बढ़ाना ये हमारा ट्रांसफार्मर का काम है। तो चोक भी एक तरह क्या करता था, लाइन वोल्टेज को स्टेप अप करता था एनर्जी को ज़्यादा करने के लिए। तो देखेंगे चोक का काम क्या है। Choke coil step up the voltage to transmit the current and send back to the tubelight resulting in tubelight to glow। ये जो है कि आपका जो वर्क है स्टार्टर गेट्स फिनिश एंड चोक इज यूज टू कंट्रोल दी वोल्टेज। तो ये देखिए आप ब्रीफली याद रखेंगे। रेफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कि करेक्ट है, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो पोटेंशियल जो है कि आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है। सेम क्वेश्चन है आपका, क्या नहीं सेम नहीं है, इसको देखिए पोटेंशियल डिफरेंस और करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर इज इंक्रीज ट्वाइस ईच देन द पावर। तो मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल डिफरेंस और करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर जो है कि इंक्रीज ट्वाइस हो ईच देन द इलेक्ट्रिक पावर। यहाँ पे विल इंक्रीज भी फोर टाइम्स, मतलब जो है कि आपका दुगना बढ़ाया गया है तो ये 4 गुना बढ़ेगा। मीन्स आपका जो पावर है VI होता है। आपका कह रहा है कि ये चीज़ क्या है, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट को ट्वाइस कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पावर जो है कि 4 गुना बढ़ जाएगा। तो ये ब्रीफली याद रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट को ट्वाइसली इंक्रीज किया गया तो पावर जो है कि 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। फिर सेम यहाँ पे देखेंगे क्या है कि 2 वायर्स हैव देयर लेंथ डायमीटर एंड रेजिस्टिविटी रेशियो 1:2 में दिया गया है। ठीक है, L और A का ये रेशियो पता चल गया है। थिनर का जो है कि आपका रेजिस्टेंस दिया है, थिनर वायर का 10 ओम और रेजिस्टेंस हमें बताना है थिकर वायर का।
तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। देखेंगे यहाँ पे पूरा क्या है, R1 R2 को जो है कि पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया लगा के मीन्स आपको दिया हुआ है। यहाँ पे रेजिस्टिविटी, यहाँ पे रो वन कांस्टेंट हो जाएगा, L1 L2 ठीक दोनों दिया हुआ है। यहाँ पे बस फॉर्मूला लगा के कर लेंगे तो आपको वन जो है कि आएगा दोनों का रेजिस्टेंस रेशियो, और 10 ओम हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो दिया हुआ है कि थिकनेस वायर का जो है कि 10 ओम है, तो दूसरे का भी 10 होगा। तो ये न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस मैं स्किप कर रहा हूँ गाइस, इनको बाद में किया जाएगा थोड़े कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ने होंगे तब ये सब कुछ क्वेश्चंस होंगे। अब बाकी ये बचे ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन, तो ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन अभी हम डालेंगे होल्ड पे। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर को पढ़ने के लिए पहले 15-20 मिनट में ट्रांसफार्मर को मैं डायग्राम से पढ़ाऊंगा। जब सारे ये PYQs हो जाने हैं तो ट्रांसफार्मर के PYQs को हम करेंगे तब। जब ट्रांसफार्मर पढ़ लेंगे तो ये पेंडिंग रहेगा, और आप जो है कि कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करेंगे कि सर ये जो है कि पेंडिंग है। ठीक, कमेंट सेक्शन में जाकर लिख देंगे। तो ये सब चीज़ें कुछ न्यूमेरिकल वाली और ये ट्रांसफार्मर टॉपिक, क्योंकि इसमें जो है कि पूरा देखिए इलेक्ट्रिक जनरेटर ट्रांसफार्मर पढ़ाने के लिए थोड़ा सा जो है कि डायग्राम और फिगर से होगा, तो उसको मैं लेटर ऑन करूंगा जब ये पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, तब छोटी छोटी वीडियोस डाल के अपडेट करूंगा। तो दैट्स व्हाई आई एम स्किपिंग। ये अब जितने क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के किस में आएगा, देखिए कि इस टाइप ऑफ करना क्या होता है। ठीक, मैंने बताया ना, जैसे आपने सुना होगा घर में जो है कि छोटे छोटे लगे रहते हैं आपके जो है कि ट्रांसफार्मर बॉक्स लगे रहते हैं, जिसमें एक बटन होता है जिससे आप जो है कि वोल्टेज जो है कि इंक्रीज करते हैं, छोटा सा बॉक्स होता है उससे। तो वो हमारा एक मिनी ट्रांसफार्मर टाइप का रहता है घर के मेजर करने के लिए, मेजर नहीं मतलब इलेक्ट्रिक डिफरेंस को जो है कि मेंटेन करने के लिए वोल्टेज को। आपने रूरल सेटिंग में ज़्यादा देखा होगा, अर्बन एरियाज में तो पहले से ही ट्रांसफार्मर जो है कि अच्छे अच्छे होते हैं। रूरल एरिया में लाइट अप डाउन डिम तेज ज़्यादा होती थी, तो वहाँ पे यूज़ किए जाते थे। फिर उसके बाद जो है कि कॉन्सेप्ट बचेगा आपका क्या, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स का। तो PV सेल्स को भी अच्छे से पढ़ा जाएगा करंट अफेयर सेशन में ओरिएंटेड करके। तो ये दो चीज़ें बाद में होंगी। फिर इसके बाद आता है क्या आपका कंडक्टिविटी। ठीक, ये चैप्टर का कंडक्टिविटी, इसमें बस सिंपल क्या है क्वेश्चन जो है आपके हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है, फिर कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन, देखिए आपका क्या है कि सब्सटेंस विच हैज ए लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या कहते हैं उसको, कंडक्टर कहते हैं। ठीक, फिर कह रहा है कि बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का कौन सा होगा, सिल्वर एल्यूमिनियम कॉपर आयरन। तो सिल्वर जो है कि सबसे बेस्ट कंडक्टर रहता है, क्योंकि मटेरियल जो है कि आपके आपके क्या करता है, मेजर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट विद ए मटेरियल विल कैरी मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे देखेंगे मोस्ट इलेक्ट्रिक एलिमेंट जो है कि सिल्वर है, फॉलोड बाय कॉपर एल्यूमिनियम आयरन। फिर बेस्ट कंडक्टर कौन है, सेम क्वेश्चन यहाँ पे सिल्वर बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। यहाँ पे देख लेंगे सेम क्वेश्चन। यहाँ पे लिक्विड में बैड कंडक्टर कौन सा होगा, जिसमें आप जो कि यहाँ पे यहाँ सॉल्टेड वाटर है, लेमन है, ऑरेंजेस हैं। तो एक सॉल्ट वाटर कंप्लीटली आयनाइज वाटर है जो है, तभी एक गुड कंडक्टर हो जाएगा। ऑरेंज एंड लेमन जूस कंटेन वेरियस सॉल्ट, इसलिए ये सब भी गुड होंगे। मीन्स यहाँ पे जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ये सब बनाएंगे वो गुड कंडक्टर बनते जाएगा, क्योंकि उनके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है कि मूव करने के लिए कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। फिर ये कह रहा है कि कॉपर रोड जनरली प्रीफर होते हैं आयरन रॉड से फॉर मेकिंग लाइटिंग कंडक्टर, और कॉपर जो है कि बेटर सोर्स है आयरन से, नॉट इजली ऑक्साइज। तो यहाँ पे आपको दिखेगा जो कॉपर होता है बेटर कंडक्टर होता है हमारे आयरन से, कॉपर जो है कि इजीली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है, लॉस ऑफ एनर्जी भी ज़्यादा रहता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। और बाकी इसमें भी देखिए कुछ 12-13 क्वेश्चन है गाइज, तो इनको भी करने के लिए आपको थोड़ा सा जो है कि होमवर्क लेना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि हर चीज़ जो है कि होमवर्क में दे दी जा रही है, क्योंकि देखिए इन सब चैप्टर्स में क्या है, थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो अच्छा लगता है। और मेरा जो है कि मानना है कि आपको चीज़ें जो है ईजिली पढ़ाई जाए। जैसे अब जैसे ये चीज़ खत्म हो गया, ठीक, अब मे भी इस सेशन में आपको थोड़ा लो फील हुआ होगा, एंड तक आपने सुना है तो अब यहाँ से देखिएगा न्यूक्लियर फिजिक्स वाला क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ से आपको चीज़ें अच्छे देखने को मिलेगी, क्योंकि इन सब में न्यूमेरिकल्स थे, है ना। ठीक, और थोड़े क्वेश्चन जो है कि ऐसे थे जहाँ पे आपको कोर साइंस आनी चाहिए, तो उसको जो है कि मैंने होल्ड पे रखा है। दैट्स वाई यहाँ पे जो चीज़ें कही हैं बाद में पढ़ाऊंगा मैं ज़रूर, आप जो है कि सेशन से अटैच रहें। अब न्यूक्लियर फिजिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, न्यूक्लियर एनर्जी जैसे मैंने आपको साइंस वाले घटना चक्र सीरीज में जो समझाया था, उस तरीके से यहाँ पे भी चीज़ों को कवर करूँगा। तो अब ये सिंगल सिंगल चैप्टर कुछ दिन चलेंगे, जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स का एक वीडियो आएगा, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन का एक आएगा, स्पेस का जो है कि आपको क्या आएगा, स्पेस का एक वीडियो आएगा जिसे थोड़ा करंट ओरिएंटेड करना पड़ेगा, फिर डिफेंस, फिर ये आपके जितने भी मिसलेनियस ये है, ये हम जो है कि एक सेशन में कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाकी देखिए एक और पर मैं आपको जो है कि थोड़ा सा गो थ्रू कर दूँगा कंडक्टिविटी वाले चैप्टर में। क्वेश्चन देखिए इसका वेटेज ज़्यादा है नहीं, बहुत कम क्वेश्चन रेयर के चांस में पूछे जा रहे हैं। तो कंडक्टर इंसुलेटर इन सब के बारे में जो है कि याद कर लीजिए, और छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उनको मैं करा ही दूंगा लेटर ऑन। यहाँ पे सुपर कंडक्टिविटी जैसे रिसेंट में जो है कि न्यूज़ में बना रहता है,
तो ये सब जो करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे तो इनको मैं मैच करके करा दूंगा, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। बाकी अदर प्लेलिस्ट से आप देखिए अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग। अपना ध्यान रखें, रिवीजन करते रहें। टाटा, टेक केयर, बाय बाय, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।